माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को अपने राजस्व खर्चों के लिए ऋण लेना नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही पूंजीगत खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक सीमा तक ऋण लेने में कोई बुराई नहीं होती, वरना इसे लेना भी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन का एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है। इसी कमी से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद कई बार सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी ऋण से संबंधित FRBM एक्ट के प्रावधानों के बारे में हमारे आलोचक जानबूझकर चुप रहते हैं। इसलिए आपकी अनुमति से मैं हरियाणा सरकार के ऋण की स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु कम थी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024-25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 6.67% बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्ट है, आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014-15 में थी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण जिन्हें सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता था, मैं इन 10 वर्षों में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, परंतु इन दोनों तथ्यों को हमारे आलोचक छुपा लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में, 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपए रह गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2008-9 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए था। आंकड़े गवाह हैं कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए हो गया था, वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1,627 करोड़ रुपए आदरणीय अध्यक्ष जी कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आदरणीय अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से, जिन्होंने उदय स्कीम को लागू किया है, जिसके अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपए के ऋण वर्ष 2015-16 व 16-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए थे। श्री मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति से HSIIDC और HSVP की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के वास्तविक अनुमानों के हिसाब से हमारे 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में हैं, जिन्होंने 1,746 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ आदरणीय अध्यक्ष जी कमाया है। वर्ष 2014-15 में केवल 20 उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपए था।
इसी सच्चाई के चलते मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई नेता जनता को हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बारे में बताए तो यह जरूर स्पष्ट करे कि जब वे सत्ता में थे तो सरकार का ऋण जीडीपी का कितने प्रतिशत था और सरकारी उपक्रमों का ऋण कितना था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां राजकोष के कुशल वित्तीय प्रबंधन में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सराहनीय भूमिका होती है, वहीं वे अक्सर अपनी किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। इसलिए मैंने सभी विभागों को विशेष आग्रह किया है कि वे अपनी उन स्कीमों को बंद करें जो अनुपयोगी हो गई हैं, और जहां एक ही उद्देश्य वाली 2 या 2 से अधिक स्कीमें चल रही हैं उनका वे विलय करें। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया है और 20 योजनाओं को समाप्त कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष के स्वास्थ्य पर इस दृष्टिपात के बाद अब वर्ष 2025-26 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले मैं हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सभी ने 3 और 4 मार्च को रेड विशव पंचकुला में मुझे इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। आपको याद होगा कि मैंने पूरी तल्लीनता से आपके सभी सुझाव सुने थे और उन्हें नोट भी किया था। कुछ सदस्यों द्वारा मुझे लिखित सुझाव भी दिए गए थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी आज पूरी तल्लीनता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। बीच बीच में जब जब आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृति हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर मिलेंगे। इस बजट को बनाने में हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। मेरा मानना है कि इसलिए यह बजट तेजस्वी बन पाया है। आप जानते हैं कि मिलकर प्रयास करने को संस्कृत में सहवीर्य करवावहे कहते हैं और प्रभु ऐसा करने पर परिश्रम के विषय या अवधीनत को तेजस्वी करते हैं। इसलिए आइए बजट प्रस्तावों की शुरुआत से पहले शांति मंत्र का हम सब मिलकर के पाठ करें। ओम ओम सहना भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी वदीनात्मस्तु मां द्विषावहे। ओम शांति शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है
कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च आनुवंशिक नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरुआत करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में जिन महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 38 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैंने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटाकर मैंने 1 एकड़ किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी,
उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अभी 4000 प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी 1000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है। इसे बढ़ाकर मैं 1200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP की उपलब्धता के बावजूद कभी कभी स्थानीय स्तर पर इनकी कमी देखने को मिल जाती है। किसानों के सुझाव के अनुरूप उर्वरक के तर्क संगत प्रयोगों के लिए मैं इनकी बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़े जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे नैनो यूरिया तथा नैनो DAP को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू किया जाएगा। ई नाम के साथ संपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जाएगा। गन्ने के घटते क्षेत्रफल और मैनुअल कटाई के लिए श्रमिकों की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं जो करनाल, पंचकुला, सिरसा व रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इसके मुख्य परिसर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यह विश्वविद्यालय उपरोक्त सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों को बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदसौली, अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेरे द्वारा इसी वर्ष 20 जनवरी को किया गया। वर्ष 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मेरा बाकी बचे हुए 3 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर्स के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैंने 3 उभरती हुई गतिविधियों मशरूम, कंपोस्ट और कंपाउंड हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा FPO द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय किया गया है। इस हादसे से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अभी कुछ फसलों के लिए ही इंटर क्रॉपिंग की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा अगले वित्त वर्ष से सारी फसलों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके पहले चरण में 400 दुकानों के लिए 5 सेट्स तथा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं आगामी नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। यह आधुनिक मंडी
किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोर की सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किसानों का सीधा जुड़ाव होने से कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव भी मैं रखता हूं। प्रदेश में हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे 5 एकड़ भूमि तथा विमानों की पार्किंग, मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो भी बनाया जाएगा। हैफेड भारत सरकार की पीईजी योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दक्षिणी हरियाणा में सहकारी क्षेत्रों की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल मिल की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मोड के तहत सुनिश्चित की जाएगी। देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छंटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छंटाई प्रयोगशाला बनाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गौ सेवा आयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा तथा 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाने और गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोगों की आस्था व गौ प्रेम को बनाए रखने के लिए हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है, ताकि बेसहारा गौ वंश को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालक किसानों को पशु बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा है, मैं इसे बढ़ाकर 10 पशुओं तक किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने 60 करोड़ रुपए की लागत से सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। ये सेवाएं पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर लगाए जाने पर दिए जाने वाले अनुदान की 10 किलोवाट की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोवाट करने का भी मेरा प्रस्ताव है। मैं सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ रुपए की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ प्रतिदिन औसतन 4.75 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 15% बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 5.45 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा। किसानों की पैक्सों की तरफ बकाया जात की समस्या के समाधान के लिए एक मुफ्त निपटान योजना लाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गर्व की बात है कि 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुल चुके हैं, जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा में हरित योजना के माध्यम से कुल
लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। मैं वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है। वर्ष 2025-26 में ऐसे 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। हिसार में आदरणीय अध्यक्ष जी, हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास शहरी परिसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, समय के अभाव के चलते माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर 4229.29 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग की आवंटित राशि 95.50% से बढ़ाकर 1068.79 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 5.9% से बढ़ाकर 2083.43 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1254.57 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुशिक्षित हरियाणा इस बजट को बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ये विषय हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी दो बाजुएं हैं। मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प की सिद्धि में सुशिक्षित तथा स्वस्थ समाज का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में हर शिशु, हर किशोर, हर किशोरी, हर युवा और हर युवती को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र में युवाओं के साथ, 20 जनवरी को पंचकुला में महिलाओं के साथ और 5 मार्च को चंडीगढ़ में शिक्षाविदों के साथ की गई बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे अनेक सुझाव मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप बनाने तथा राज्य के सभी राजकोषीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 27 नए प्रस्तावों का मैं यहां वर्णन करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय कार्य कर रहे हैं। बहु स्थानों से मुझे आम जन की मांग मिलती है कि उनके इलाकों में भी ऐसे विद्यालय खोले जाएं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टूकला, गुल्ला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत
विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सलेंसी इन स्किल्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। जिला अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में कुल 12 स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार आधारभूत ढांचा तैयार कर इन्हें एकल पाली में चलाए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो वर्ष 2026-27 से बाकी जिलों के दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में रुचि बढ़ाने तथा इनमें उनके कौशल को विकसित करने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में स्थित 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में 615 अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित स्टेम लैब स्थापित की जाएगी। इस प्रकार एक भी जिला इनसे अछूता नहीं रहेगा। इनमें 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग व AI जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा भी दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह चिंता का विषय है कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड दोनों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। राजकीय विद्यालयों में तो इन प्रतियोगिताओं के बारे में रुचि न के बराबर है। मेरा मानना है कि हमें इन दोनों प्रतियोगिताओं में हरियाणा के प्रतिभावान विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे खेल प्रतिस्पर्धाओं में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाते हैं, कोई कारण नहीं है कि गणित ओलंपियाड में वे ऐसा न कर पाएं। अतः प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित कराई जाएगी। इससे राजकीय और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए तथा 25,000 रुपए की समान राशि प्रदान की जाएगी करने का मेरा प्रस्ताव है। चौथे से लेकर के 100वें स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह राशि 10,000 रुपए होगी। ये आदरणीय अध्यक्ष जी, स्टेम को बढ़ावा देने के ही उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो, DRDO तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे तकनीकी संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा ताकि उन्हें उन्नत तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वैश्विक व्यवस्था में अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2025-26 में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा को शामिल किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में इच्छुक विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए फ्रांस सरकार ने हमारे अध्यापकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण में सहयोग देने का वायदा किया है। शीघ्र ही हम उनके साथ इस आशय का MOU साइन करेंगे। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर 10 वर्षों के प्रश्न पत्र तथा मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपना स्टार्टअप बनाने की इच्छा विद्यार्थियों में प्रबल करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने और चयनित टीमों को उनके विचार को व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तित करने के लिए 1 लाख रुपए राशि दिए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की सुरक्षा के हित में हर PM श्री स्कूल, मॉडल संस्कृत स्कूल तथा हर क्लस्टर स्कूल
कुल मिलाकर 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा, निगरानी व अनुशासन के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव भी रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों एवं सभी 250 पीएमश्री विद्यालयों में ई पुस्तकालयों का निर्माण करने तथा इन्हें स्कूल समय के उपरांत सामान्य जन के उपयोग के लिए भी खुला रखने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बुनियाद कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे देश और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बढ़ती हुई रुचि और आग्रह पर 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 4 जिलों नामता, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत में इसे ऑफलाइन माध्यम से भी शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के हर विभाग के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हर महीने एक दिन किसी न किसी राजकीय विद्यालय में जाकर समय लगाना अनिवार्य किया जाएगा। वे इस दिन कम से कम 2-3 घंटे अपनी रुचि के विषय तथा अपने विभाग के प्रकल्पों पर विद्यार्थियों से चर्चा करने के साथ साथ उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे, ये भी मैंने प्रस्ताव किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा को उच्चतर एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना चाहते हैं। शिक्षा को सामने रखते हुए मैंने वर्ष 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इन आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक समर्पित शिक्षण सुविधाएं और विद्यार्थी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उच्चतर शिक्षा की अनुसंधान एवं शोध कार्य में बस्ती है, इस और अभी तक तुलनात्मक कम ध्यान दिया गया है। अतः मेरा हरियाणा के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाए जाने का प्रस्ताव मैं रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी महाविद्यालयों के स्टेम पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इस हालात को बदलने के लिए मैं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सभी लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक ट्यूशन फीस माफ है। मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों के प्रांगण में स्थित महाविद्यालयों में ऐसा है। ऐसे महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही उन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार क्षमता 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाए मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 6000 का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैंने 36 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSQF अनुमोदित प्रमाण पत्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को प्रदेश में सभी रोजगार अवसरों के लिए मान्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी।
माननीय अध्यक्ष जी, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रुचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जन के लिए भी खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह हर्ष की बात है कि हमारे सरकारी तकनीकी संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चों की मांग देश में व विदेश में बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार के नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटा सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT में अपग्रेड किए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आज प्रदेश में कई बहुतकनीकी संस्थान हैं। इन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे कि प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धता, स्टाफ की स्थिति, अनुशासन, खेल आदि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को 25 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में मैं ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ा करके 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3,874.09 करोड़ रुपए, ITI विभाग को आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वस्थ हरियाणा, हर हरियाणवी जानता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वस्थ व्यवस्था में न केवल भारी निवेश किया है, 100% संस्थागत परवश से लेकर संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं निवारण तक निरंतर मिशन मोड में काम किया है। यही कारण है कि 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत परवश 85.7% से बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हो गई है। मातृत्व मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना पर सतत प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868
से बढ़ाकर 910 हो गया है। इस वित्त वर्ष इन सभी मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान चिरायु से लेकर मुफ्त डायलिसिस योजना तक हमारी अनेक अनूठी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आज हरियाणा का हर परिवार अच्छे अस्पतालों में इलाज के लिए संभावित खर्च की चिंता से मुक्त है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प से डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के उत्साह में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज पूरे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 10 दंत चिकित्सा कॉलेज, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने एमबीबीएस की 1485 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, डीएम एवं एमसीएच की 30 सीटें बढ़ाई हैं। आज प्रदेश में एमबीबीएस की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा डीएम एवं एमसीएच की 37 सीटें हो गई हैं। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों पर पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बहुत बल दिया है। मैं भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया है, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज तक की उपलब्धियों का अधिक विवरण न करते हुए व्यवस्था की जो कमियां अभी भी हैं उन्हें दूर करने के लिए तथा सर्वे संतु निरामय की परिकल्पना को शीघ्रातिशीघ्र यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब तक इस गर्मामयी सदन के समक्ष रखूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में और उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं वर्ष 2025-26 में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज नू में कुल 9 अति अत्याधुनिक मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 18 व 3 हो गई है। पलवल, रोहतक एवं चरखी दादरी जिला अस्पतालों तथा अल आभिया जिला अस्पताल मांडीखेड़ा नू को 100 से 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दे दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने अगले 2 वर्षों में हर जिला अस्पताल में उस शहर का उतने बिस्तर वाला सर्वोत्तम अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में मैं सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए निजी कमरों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनके सहयोगियों के लिए भी आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिला अस्पताल में, हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का और ब्लड बैंक की सुविधा का आधुनिकीकरण करने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुर्घटनाओं के दौरान तथा ट्रॉमा में होने वाले इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए 14 जिलों नामता गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर व चरखी दादरी के जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस
एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में 201.59 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंबाला कैंट में बनाए गए अटल कैंसर केयर सेंटर में लोग दूसरे राज्यों से भी कैंसर का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर व फरीदाबाद में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर भी चल रहे हैं। मैं शेष 17 जिलों में भी वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसे डे केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी और महर्षि छायावान चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दाखिले के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति के लिए हम शीघ्र ही आवेदन कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में MBBS की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 सीटें करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल तथा इसमें नवनिर्मित 750 बिस्तर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को भी शुरू कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में स्थित राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए मैंने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई भूमि पर बने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा BA-MS की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन, व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के फतुपुर गांव में लगभग 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में आरंभ कर दिया जाएगा। इससे 63 सीटें BA-MS की तथा 82 सीटें स्नातकोत्तर स्तर की तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी की 63 सीटों का प्रावधान भी रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। जिला अंबाला के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथी कॉलेज का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए गांव रामपुर सरसेड़ी सामुदायिक केंद्र में 25 बिस्तर का होम्योपैथिक अस्पताल शुरू कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 421 आयुष औषधालयों एवं 111 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इनमें से 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NABH का प्रमाणीकरण मिल गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में शेष बचे 332 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को ऐसा प्रमाणीकरण लेने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव मैंने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आम जन को आयुष चिकित्सा पद्धति तथा इस आधारित पोषण, आहार और दिनचर्या का मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था वित्त 2025-26 में खड़ी कर दी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, समय के अभाव के चलते इन माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी परियोजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9,391.87 करोड़ रुपए को 8.17% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उद्योग व श्रम, माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक इकाइयों में निवेश का प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो उद्योग और श्रम इसकी दो टांगों के समान हैं। यदि ये बलशाली न हो
तो अर्थव्यवस्था दौड़ नहीं पाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम, यमुनानगर, पानीपत और फरीदाबाद जिलों के 20 औद्योगिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर मंथन उपरांत मैंने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये उद्यमियों एवं श्रमिकों दोनों के हितों को बढ़ावा देंगे और राज्य में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। बजट प्रस्तावों से पहले इनमें से केवल 3 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। विशेष रूप से यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, अंबाला, करनाल और पंचकुला जिलों में इस कारण ये उद्योग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही वर्षों से संचालित हो रही ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों को इस कारण फैक्ट्री लाइसेंस, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमतियां, श्रम विभाग की अनुमति, ट्रेड लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र इत्यादि लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी उसी प्रकार ध्यान दें। अतः हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व में HSVP से HSIIDC में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब HSIIDC उन प्लाट धारकों को केवल HSVP द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा, न कि HSIIDC की अपनी EMP के अनुसार। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब से HSIIDC, HSVP पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा ESIC अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 नीतिगत निर्णयों के अतिरिक्त HSIIDC भी 1 अप्रैल 2025 से अपनी अब तक की कार्यप्रणाली में निम्न नए परिवर्तन लाएगी। ये इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी औद्योगिक संपदाओं में डॉर्मेट्री और एकल कक्ष इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। सभी औद्योगिक संपदाओं में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संपदाओं में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी। मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 में उद्योगों एवं वाणिज्य विभाग के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई जाएगी और इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की ऊपरी संख्या सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC
द्वारा आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी विकसित करने के लिए ई भूमि पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी। साथ ही किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार पद्मा नीति के तहत एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम लागू कर रही है। स्थानीय संसाधनों एवं मौजूदा सूक्ष्म उद्यम परिस्थिति की तंत्र को ध्यान में रखते हुए जींद, अंबाला और करनाल जिलों में 3 नए औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्त वर्ष में अलग अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने, लघु एवं मध्यम उद्योगों को CAQM मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए अब एक नई योजना के अंतर्गत उद्योगों में लगे जनरेटर्स को स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए IMT मैनेजर को चुना गया है। यहाँ जल संरक्षण एवं हरित पहल के तहत 55 MLD के CETP से संशोधित जल को रिसाइकलिंग कर पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास, सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा ताकि औद्योगिक कचरे और जल संसाधनों का सतत उपयोग हो सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, खरखौदा में IMT का विस्तार किया जाएगा जिससे यहाँ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए EV पार्क स्थापित किया जाएगा जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा अंबाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में IMT अंबाला की स्थापना की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा राई औद्योगिक संपदा IMT भावल और IMT मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि डॉर्मिट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्थलों पर ऐसी इकाइयों के निर्माण के लिए श्रम विभाग हरियाणा और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा HSIIDC को सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मित इकाइयां HSIIDC के औद्योगिक संपदाओं में कार्यरत श्रमिकों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन आवासीय इकाइयों का दैनिक संचालन व प्रबंधन स्थानीय औद्योगिक संगठनों द्वारा किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक संपदा में 500 एकल कक्ष इकाइयों और 50 डॉर्मेट्रिक इकाइयों का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति 2020, टेक्सटाइल नीति 2022-25, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019, ITS नीति 2017, HSIDC की EMP नीति 2015, हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022, फार्मास्यूटिकल नीति 2019, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018, ITESDM नीति 2017, MSME नीति 2019, आत्मनिर्भर वस्त्र नीति
2022 इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2022 हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग सुविधा नीति, 2024 व अन्य उद्योग एवं श्रम संबंधी नीतियों को कालांतर में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बदलाव की भी आवश्यकता है। इसके नए प्रारूप वर्ष 2025-26 में तैयार कर लिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं श्रम विभाग के नियमन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। हरियाणा सरकार में न्यूनतम मजदूरी दरों को हर वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इस बढ़ोतरी के चलते अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें जो वर्ष 2015 में 7600 रुपये निर्धारित की गई थी, वह अब बढ़कर 11,001.76 रुपये हो गई हैं। आगामी वित्त वर्ष में सरकार न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं संशोधन करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए अभी 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला अंबाला, पानीपत, हिसार और रोहतक में 1, गुरुग्राम में 2 व फरीदाबाद में 3 श्रम न्यायालय हैं। विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष में श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बावल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा। पंचकुला में ईएसआई डिस्पेंसरी भवन का निर्माण भी आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी बनाने हेतु HSIIDC द्वारा साहा, सोहना, खरखौदा, बहादुरगढ़, करनाल, फरूखनगर, चरखी दादरी, छछरौली, कोसली, घरौंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र, पटौदी, गोहाना में ESIC नई दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी। गीग वर्कर्स को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके तहत राज्य में कार्यरत सभी गीग वर्कर्स के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहां वे स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे। यह पोर्टल गीग वर्कर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अवसरों से जोड़ने का कार्य करेगा। पोर्टल पर पंजीकृत सभी गीग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना के अंतर्गत गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा जैसी आवश्यक सुरक्षा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य गीग अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना है, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और हरियाणा के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी वो बने। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने तथा 10 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण करने की शक्तियां जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को दी जाएंगी, ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC ने मार्च 2022 में IMT खरखौदा में 800 एकड़ जमीन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को अलॉट की थी। इस प्लांट का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 28/8/2022 को किया था। आज वहां मारुति ने अपनी व्यावसायिक उत्पादन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी सरकार औद्योगिक जगत को जो कहती है वो करके दिखाती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग और श्रम को एक दूसरे का पूरक मानती है और इनके बेहतर समन्वय व सहयोग को प्राथमिकता देते हुए मैं एक उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद का गठन करने की घोषणा करता हूं। इस परिषद की अध्यक्षता आदरणीय अध्यक्ष जी मैं स्वयं करूंगा। यह परिषद मेरे द्वारा शुरुआत में बताए गए 6 नीतिगत निर्णयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगा, जिससे औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सुझावों पर हमने निर्णय नहीं लिए हैं उन पर भी हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संभावित उपायों को तलाशेंगे व उपरोक्त सभी निर्णयों
को न केवल सिद्धांत रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी क्रियान्वित करने के लिए कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग और वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रुपए से 129.37% बढ़ाकर 1,848.12 करोड़ रुपए, श्रम विभाग की आवंटित राशि को 74.58 करोड़ रुपए से 29.80% बढ़ाकर 96.81 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष सुधा पूर्व मंत्री, श्री मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री एवं श्री रामफल कुंडू पूर्व विधायक हरियाणा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन इन सभी का स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती रेणु भाटिया हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। ये सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी जिला पंचकुला के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटी तथा मोरनी हिल्स जिला पंचकुला के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए उपस्थित थे। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 190 के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 के बजट की अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए के उद्देश्य से 8 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। इनकी अधिसूचना भी साथ में ही जारी हो जाएगी। 21 मार्च से 25 मार्च के बीच में समितियों को अपना कार्य करने का अवकाश रहेगा। प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 मार्च 2025 बुधवार तक सौंपेगी और उस रिपोर्ट को दिनांक 26/3/2025 को सदन में प्रस्तुत करेगी। किसी भी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तो तवा ही गर्म हो गया था। हमारे दादा कह रहे पानी पी ले, कहा थोड़ा कम समय मिला है। दादा थैंक यू। जो स्पीच के जो आपका के पेज हैं उनको देख के लगभग आधे में था, तो मुझे लगा अच्छा किया। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, खेल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इनमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों को मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के
लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख रखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को पीपी मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर इन प्रयोग के नतीजे अच्छे आते हैं तो कुछ अन्य परिसरों को भी इसी नीति के चलाने हेतु चिन्हित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस सरकार द्वारा हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 में शुरू की गई थी, जिसमें 8 खेलों वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट के उपकरण नगर निकायों और पंचायतों के माध्यम से आवंटित किए जाने का प्रावधान है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में भारोत्तोलन और योग को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए वे अपनी खेल परियोजन व प्रदर्शन संबंधी अन्य पहलुओं को डिजिटल तरीके से प्रतिबंधित कर सकें। इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग कराई जाएगी व ऐसे 10 गांवों, कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नए स्टेडियम उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ओलंपिक स्तर पर पदक विजेता कोई भी खिलाड़ी यदि अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहे तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे न केवल वर्तमान का निर्माण करते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी रखते हैं। हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत उन्हें बेहतर अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के बजट के कुछ नए प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम की कौशल संबंधित प्रशिक्षण, छात्रावास और विदेशी भाषा सीखने की सुविधा दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीपी मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
युवाओं की कौशल क्षमताओं को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर ओपन कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI संस्थानों में मशीनरी एवं उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष 39 करोड़ रुपए बजट प्रावधान की तुलना में इस वर्ष प्रावधान बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर स्कूली विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए नजदीकी राजकीय विद्यालयों का सहयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1381.78 करोड़ रुपए को 41.97% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1961.69 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व ग्रामीण विकास, राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में इससे संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही नवाचारों को भी अपनाया जाएगा। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा। हमने अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतु हमने प्रथम चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया है। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण करवाया जाएगा ताकि उन्हें उचित प्रयोग में लाया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आवंटित किए गए थे परंतु किसी कारणवश कब्जा नहीं दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7375 परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है तथा शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य के लिए मैं विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं। आगामी वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया था, जिसके तहत प्रत्येक जिला में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने मनरेगा, पौंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्ष में हम पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार कर सभी गांवों को मॉडल गांव बनाना है। राज्य सरकार महाग्राम तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हापर टिपर डंपर भी प्रदान करेगी, जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा सके। साथ ही हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह कार्य देने की योजना बनाई है और इन्हें इस कार्य के लिए मैं गांव की जनसंख्या के अनुपात में मासिक मेहनताना
दिए जाने का भी प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता को मैंने अनुभव किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी HCW पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5,629.18 करोड़ रुपए को 29.93% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 7,313.98 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकाय शहरों की सरकारों अर्थात नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी। संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवर शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण वे हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कहीं भी कर सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के अनुसार सफाई कार्यों की निविदाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी।